तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर आप लोगों से एक बार और मुलाकात है। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है ईएमआई एसी के असाइनमेंट का, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से आसान और किस तरीके से डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। ये लिंक्स आप ऑलरेडी जानते हैं, जो हमारे करंटली ऑन गोइंग ओलंपियाड चैनल्स हैं, ये उनका लिंक है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो फटाफट से इन्हें क्लिक कीजिए और ओलंपियाड के मजे लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। सेक्शन 1 से अगर मैं इससे बात करूं तो इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 कंसिस्ट ऑफ सिंगल करेक्ट एंड सेक्शन 2 कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल करेक्ट, जो कि एनएससीपी में पैटर्न भी रहा है जनरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो करेक्ट मार्क की स्कीम जनरली रहती है वो +3 और गलत होने पर -1। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन हमने रखे हैं। वैसे तो एनएससीपी में जनरली 48 आते हैं, मतलब अभी तक तो 48 आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। चलिए तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक लूप है जिसका रेडियस आर है, स्मॉल आर। स्मॉल आर बहुत ही छोटा है, उसके सामने एक बड़ा लूप है, बड़ा लूप का रेडियस कैपिटल आर। ये छोटा लूप क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बड़े लूप के पास जा रहा है। बड़े लूप में करंट है। अगर बड़े लूप में करंट है तो बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लूप। दोनों लूप के बीच में डिस्टेंस कितना हो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप ए इज मैक्सिमम, जब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम हो। मतलब ये दोनों कितने डिस्टेंस पर हो जब इसमें ईएमएफ मैक्सिमम प्रोड्यूस हो। अब होगा क्या, जब ये पास आएगा तो इसमें करंट होने की वजह से, लेफ्ट लूप में, राइट लूप में सॉरी, करंट होने की वजह से इसमें से फ्लक्स पास करेगा, और क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो वो ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा वो देखना है। तो हम पहले फ्लक्स लिख लेते हैं, फिर फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज। अगर उस इंस्टेंट पर ये एंगल थीटा बन रहा है तो एक लूप की वजह से थीटा एंगल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2r इंटू साइन क्यूब थीटा। एक लूप की वजह से थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2r इंटू साइन क्यूब थीटा। ठीक, अगर मैं साइन क्यूब थीटा की बात करूं तो इस ट्राइंगल से मैं साइन क्यूब थीटा रख भी सकता हूं, तो ये वैल्यू आ जाती है μ0I/2r। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी r/r² प्लस x² का अंडर रूट, तीनों का क्यूब आ जाएगा तो दोनों की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ गई यहां से μ0I/2 r² प्लस x² की पावर 3/2। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो मेरे पास फ्लक्स भी आ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और इसका एरिया सिंपल सा πr²। तो इसमें जब फ्लक्स भी इजीली लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय, बस एरिया करना है, μ0I/r² r² प्लस x² की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय πr²। ये मेरे पास फ्लक्स आ गया। अगर ये फ्लक्स आ गया तो इसको डिफरेंशिएट करने पर ईएमएफ भी आ जाएगा, तो ईएमएफ d∅/dt। इसमें देखिए बाकी सब मसाला कांस्टेंट है, μ0I/r² πr², 2 ये सब कांस्टेंट है, μ0I/r² πr²/2 ये सब कांस्टेंट है। सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं r² प्लस x² की पावर 3/2, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -3/2 टाइम्स ऑफ, डिनोमिनेटर में आ जाएगा r² प्लस x² की पावर 5/2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा, सॉरी, r² प्लस x² की पावर 5/2, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x। ये हमारे पास ईएमएफ आ जाएगा। देखो जो जो मसाला कांस्टेंट है उसको k में ले जाते हैं, μ0I/r², ये सब मसाला कांस्टेंट है, ये सब k बन गया। एक बार k मान लेते हैं क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है। kx/r² प्लस x² की पावर 5/2, ये ईएमएफ आ गया। अब ये ईएमएफ मुझे मैक्सिमम करना है, ये ईएमएफ मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो कोई भी चीज अगर मैक्सिमम चाहिए होती है तो डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए, तो dE/dx को 0 कर दीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए और 0 कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा, k कांस्टेंट है, पहले डिनोमिनेटर दैट इज r² प्लस x² की पावर 5/2 इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आएगा 5/2 r² प्लस x² की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2x, x² का 2x। ये मेरे पास डिफरेंशिएशन आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और ये मुझे 0 करना है। 0 करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी 0 में चला जाएगा।
बीच में माइनस होने की वजह से दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ 2 से 2 गया, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 5 एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 कटेगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, दैट इज आर बराबर 2x। माइनस हो नहीं सकता x, इसलिए x की वैल्यू आ गई r/2। मतलब जो डिस्टेंस होना चाहिए वो r/2 होना चाहिए। r/2 का ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द लूप शुड बी r/2 जब इसमें से ईएमएफ मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा हो। सी ऑप्शन इज द आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है भाई। मतलब ये नॉर्मल सा मैथ्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स बहुत कम है लेकिन मैथ्स बहुत ज्यादा है। फिजिक्स सिर्फ इतनी थी कि आपको फ्लक्स लिखना था, फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकालना था और ईएमएफ को मैक्सिमाइज करना है ना भाई। फिजिक्स सिर्फ इतनी है, बाकी मैथ्स है, सिर्फ मैथ्स खेलते हुए जाइए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, ध्यान रखिएगा नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो ईएमएफ का इसमें कोई यूज नहीं है, ईएमएफ निकालने का कोई फायदा नहीं है। इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कमफरेंस इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जमीन पर हॉरिजॉन्टली रखी गई है। अब हमने क्या किया, एक वर्टिकल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाई B = 4t²। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई B = 4t²। The coefficient of friction between the ring and the table if the ring starts rotating at t = 2। ये रिंग t = 2 पर घूमना स्टार्ट करती है। अब एक डाउट आता है, घूमेगी क्यों? ये घूमेगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे घुमाएगी। आर रेडियस पर, यहां से सेंटर से आर रेडियस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है r/2 dB/dt। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ जाएगी r/2 dB/dt आ जाएगा 8t, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ RT। आप खुद देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बढ़ता जाएगा तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। मतलब t = 2 पर फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर टेंजेंशियल होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर टेंजेंशियल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क उस इंस्टेंट पर होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स को मैंने QE से लिख लिया, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड से, और डिस्टेंस R होने की वजह से QE इंटू R। और इस टॉर्क को बैलेंस करेगा उल्टा फ्रिक्शन का टॉर्क जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क उल्टा कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स μmg इंटू R। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स QE इंटू R, उसको बैलेंस कर रहा होगा फ्रिक्शन का टॉर्क μmg इंटू R। ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे। ठीक है भाई। चलिए तो R से R कैंसिल हो गया, यहां से म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई QE/mg। QE/mg कोई ऑप्शन है क्या भाई? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड 4RT रखना पड़ेगा तो Q इंटू 4RT डिवाइडेड बाय mg। t = 2 पर रोटेट करना स्टार्ट हुआ है तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 8QR डिवाइडेड बाय mg। t के लिए 2 रखने पर 8QR डिवाइडेड बाय mg। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर। समझना, सिंपल सा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था। बस आपको यही समझना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है या फ्लक्स। पहले क्वेश्चन में हमने फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकाला, यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने यूज किया है। ठीक, r/2 dB/dt। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में भी वही ऐसे क्वेश्चन है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B0t और ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में रेडियस r के, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए इस कंडक्टिंग रॉड में। अब ये जो कंडक्टिंग रॉड है ये एक्चुअली में कंप्लीट नहीं है, ये आधी है। मतलब आधी का मतलब ये लूप नहीं है। लूप होता तो d∅dt से काम चला लेता, लेकिन अगर एक रॉड कंप्लीट ना हो तो भी इसको कंप्लीट करके आप ईएमएफ निकाल सकते हैं। आपको बताया गया होगा कि इसको कंप्लीट किया जा सकता है बाय जॉइनिंग इट विद द सेंटर। यानी इस रॉड को आप सेंटर से ज्वाइन करके भी कंप्लीट कर सकते हो। जब आप ऐसा करेंगे तो ये एक कंप्लीट लूप बन जाएगा। इस पूरे लूप में जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो पूरा सिर्फ PQ के क्रॉस होगा, क्योंकि इसमें ईएमएफ 0 आएगा, इसमें भी ईएमएफ 0 आएगा। क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी नॉट अपोजिट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर होने की वजह से इसके परपेंडिकुलर आएगी और इसके परपेंडिकुलर आएगी, तो इसमें और इसमें
कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा। मतलब इस पूरे लूप में जो ईएमएफ आएगा वो पूरा का पूरा सिर्फ पी क्यू के क्रॉस होगा, और वो हम निकाल सकते हैं अब डी फाई बाई डी टी से, क्योंकि फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, ये लूप बन गया तो डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं, बस हमें इसमें फ्लक्स लिखना है। फ्लक्स लिखने के लिए हमें एरिया लिखना पड़ेगा, एरिया लिखने के लिए हमें लेंथ ब्रेड्थ देखनी पड़ेगी। लेंथ तो 2l है, अब इसकी हाइट देखनी पड़ेगी, इसकी हाइट h मान लेता हूं, तो ये l आ जाएगा, ये रेडियस r आ जाएगा, तो रेडियस r, लेंथ l और हाइट h, ये 2l है ना भाई, 2l का आधा l, और h में क्या रिलेशन होगा, तो मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से h की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें से फ्लक्स लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू लिख सकता हूं b इंटू एल इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब क्योंकि हमें ईएमएफ लिखना है तो ईएमएफ डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी को डिफरेंशिएट करें तो b का डिफरेंशिएशन, b क्या है, बी नॉट टी, बी नॉट टी को अगर मैं यहां रख दूं तो ये वैल्यू है बी नॉट टी एल अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो बी नॉट इंटू एल इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है, बी नॉट एल अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसमें भी सी ऑप्शन। 3 क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन आ गया है, तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। तीनों का आंसर सी ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी सी ऑप्शन। चलिए आइए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग डिस्क। हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो कंडक्टिंग डिस्क का आ गया, ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये देख लीजिएगा, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी ना ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डिस्क, विद व्हाट एंगुलर स्पीड शुड द डिस्क बी रोटेटेड। अब की बार हम क्या करें, डिस्क को रोटेट करा रहे हैं। डिस्क को अगर रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, इसकी पूरी डिस्क रोटेट होने की वजह से अंदर का चार्ज भी रोटेट होगा। हमसे क्या पूछा है, सच दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स इन द डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आनी चाहिए। अब सबसे पहले डाउट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्यों, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं कंसीडर किए गए हैं। अब मेरा सवाल यह है, अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करता हूं, हमें यह पता है, ये हम जानते हैं, ये हम कॉमन सेंस से सोच भी सकते हैं कि जब कोई बॉडी घूमती है उसकी टेंडेंसी कहां जाने की होती है। जब भी आप कोई चीज रोटेट कराते हो बॉडी की टेंडेंसी हमेशा आउटवर्ड जाने की होती है। हम बस में बैठे बस घूमते हैं तो हम भी बाहर की तरफ भागते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक्चुअली में क्योंकि डिस्क घूम रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर की वजह से ये बाहर की तरफ जाना चाह रही है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो सभी इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के बाहर जाना चाह रहे हैं, और अगर बॉडी के सभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती, क्योंकि रिम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इंड्यूस होनी चाहिए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब इसको रोक के रखने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए, और इसको रोक के रखेगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। अगर आप क्यू वी क्रॉस बी से देखेंगे, क्योंकि इसका वी टेंजेंशियल है तो क्यू वी क्रॉस बी से देखेंगे, वी क्रॉस बी ऊपर आएगा, लेकिन क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट आएगा, इधर की तरफ फोर्स आएगा क्यू वी बी। ये दोनों एक दूसरे को अगर इक्वल कैंसल आउट कर दें तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएगा। तो एट स्टडी स्टेट एम ओमेगा स्क्वायर आर और ई वी बी एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही। ये हमें समझना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फिजिक्स का यूज है इसमें। एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर को बैलेंस कर रहा है ई वी बी, वी को लिख सकते हैं आर ओमेगा। यहां से आप देखेंगे तो आर तो कैंसिल ही हो गया, मतलब ये इक्वेशन रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रही, किस इलेक्ट्रॉन के लिए बैलेंस कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर तो है ही नहीं इक्वेशन में। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, यहां से एक ओमेगा बचेगा और वो आ रहा है ई बी बाय एम। इतने ओमेगा से घुमाना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव ना करे, यानी ओमेगा इज ई बी बाय एम, ई बी बाय एम इज द आंसर। इसका आंसर चेंज हो गया बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और क्यों ये ऐसी बात कर रहा है जो इस क्वेश्चन में हो रही है। ठीक है भाई, चलिए फोर्थ क्वेश्चन करने के बाद फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। इन द सर्किट शोन स्विच एस इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2 फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो स्विच था पहले पोजीशन 2 पर कनेक्टेड था, पोजीशन 2 पर कनेक्टेड था, पोजीशन 1 खाली थी, तो R1 कोई काम का नहीं है, ये एक LR सर्किट बन गया। LR सर्किट की एक खास बात होती है
कि t इक्वल टू इंफिनिटी मतलब स्टडी स्टेट पर लॉन्ग टाइम बाद इंडक्टर एक तार बन जाता है। यानी जब इसमें लॉन्ग टाइम आ चुका होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इंडक्टर एक तार बन चुका होगा। इंडक्टर एक तार बन चुका तो ये सिंपल सा रेजिस्टिव सर्किट है, तो इसमें से करंट जा रहा होगा, दैट करंट विल बी E बाय R2। क्योंकि R1 का कोई रोल नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं है, ओपन सर्किट है, तो यहां पे करंट E बाय R2 जा रहा होगा क्योंकि इंडक्टर एक तार बन गया। अब हमसे बोला गया है कि हमने एकदम से स्विच को 2 से 1 पे कर दिया। अगर हम एकदम से स्विच को 2 से 1 पर कर दें तो बताइए इसमें कितना एनर्जी लॉस होगा, टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो जितनी एनर्जी उस इंस्टेंट पर इंडक्टर में स्टोर रही होगी t इक्वल टू 0 पर, इंडक्टर में जितनी एनर्जी रही होगी एक्चुअली वो सारी हीट लॉस में जाएगी। क्योंकि इंडक्टर कोई भी एनर्जी अब स्टोर नहीं रख पाएगा, क्योंकि अब इस सर्किट में कोई भी बैटरी नहीं है, बैटरी खत्म हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। तो जो भी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, मैंने कहा इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। जो भी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी वो सारी की सारी लॉस चली जाएगी, तो हाफ एल ई स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर। तो एल ई स्क्वायर बाय 2 R2 स्क्वायर, एल ई स्क्वायर बाय 2 R2 स्क्वायर। ए ऑप्शन इज द आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, एल ई स्क्वायर बाय 2 R2 स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हाफ एल आई स्क्वायर का हीट लॉस करवाना, तो बस आपको आई निकालना है इनिशियल वाला। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दो आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस L है, और इन दोनों को इतना पास रख दिया कि आपस का फ्लक्स इंटरचेंज होने लग गया। मतलब मेरा फ्लक्स पूरा का पूरा उसमें से जाने लगा, उसका पूरा का पूरा फ्लक्स मुझ में से पास होने लगा। तो इस पूरे सिस्टम का सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। जब आपस में फ्लक्स इंटरचेंज हो, कहीं ना कहीं लिखा है सो क्लोज टू ईच अदर दैट ऑल द फ्लक्स फ्रॉम द वन कॉइल लिंक्स विद द अदर, मतलब एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे से भी पास हो रहा है, तो यहां म्यूचुअल का भी फायदा है। तो एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M। जब दो कॉइल बहुत पास पास रखी जाती हैं तो उनमें सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाता है, उनका सेल्फ इंडक्टेंस L1 प्लस L2 ना रह करके L1 प्लस L2 प्लस 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस। और क्योंकि दोनों से फ्लक्स बराबर पास हो रहा है, मतलब मेरे फ्लक्स उसमें से पूरा पास हो रहा है, तो यानी जो मेरा फ्लक्स है वही उसमें से है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस L प्लस L, और क्योंकि आपस का म्यूचुअल 100% लिंक है, 100% लिंक होने पर म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है 2L। तो यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट आ जाएगा 4L। डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन। ये आपको एल इक्विवेलेंट मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस जब पढ़ाते हैं वहां पर ये बताया जाता है कि जब दो कॉइल आमने सामने रखी जाती हैं तो उनका सेल्फ इंडक्टेंस भी काम आता है और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी काम आता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं वो आपके सामने है, ठीक है ना भैया। सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है वो, अगर 100% लिंकेज है। अगर 100% नहीं है तो फिर दूसरा फॉर्मूला आता है कपलिंग फैक्टर का, दैट इज कपलिंग फैक्टर रूट ऑफ L1 L2। अगर कपलिंग फैक्टर आ जाए मतलब 100% लिंक ना हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, न्यूट्रल मेटल बार। ये एक मेटल बार है, मेटल बॉडी है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट साइड जा रही है। तो बताइए कौन सा चार्ज किधर एक्यूमुलेट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें नेगेटिव चार्ज की बात करूं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, V क्रॉस B, V क्रॉस B आ जाएगा बाहर, V इधर है B बाहर है, तो V क्रॉस B बाहर आ जाएगा, फोर्स नीचे लगेगा, V क्रॉस B नीचे। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऊपर लगेगा, EVB। V क्रॉस B नीचे लगेगा, लेकिन चार्ज नेगेटिव होने की वजह से ऊपर जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज पर V क्रॉस B नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी सारे पॉजिटिव चार्ज नीचे आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज ऊपर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ये तो गलत है क्योंकि एक्यूमुलेशन वर्टिकल हो रहा है। नेगेटिव चार्ज अपवर्ड जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट टू द टॉप एंड, गलत है। नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट टू द टॉप एंड एंड पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट टू द बॉटम एंड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या है सेवंथ क्वेश्चन का, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं एट्थ पर। ये हमें एक एलआर सर्किट दिया हुआ है, हमसे बोला गया है व्हेन द करंट इन द सर्किट इज VA। अच्छा, सबसे पहले तो हम ए से बी चलते हैं और एक इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में उस इक्वेशन का यूज है, किरचॉफ्स की इक्वेशन का यूज है। तो ए से स्टार्ट करके हम बी तक पहुंचते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए से स्टार्ट किया है तो VA, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में लिखते हैं -LdI/dt।
फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिखते हैं माइनस आई आर, और वापस बी पर पहुंच गए तो बराबर वीबी। वीबी को इधर ले जाइए, बाकी मसाले को उधर ले जाइए, तो इक्वेशन बन गई वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर। ये हमारे पास वीए माइनस वीबी का रिजल्ट आ गया, दैट वीए माइनस वीबी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर। इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है वो देख लेते हैं। जब सर्किट में करंट 2 एम्पियर है और 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज है तो वीए माइनस वीबी 8 है। इसमें अगर मैं वीए माइनस वीबी की बात करूं तो वीए माइनस वीबी 8 है जब करंट का रेट ऑफ चेंज 1 एम्पियर है, तो L इंटू 1 प्लस आई आर। आई आर की बात करें तो आई हमारा कितना है 2 एम्पियर, 2 टाइम्स ऑफ आर, यानी 8 इक्वल टू एल प्लस 2 आर। अगला क्या है, हाउ एवर वेन द करंट इज 2 एम्पियर, करंट अभी भी 2 एम्पियर है, एंड डिक्रीजिंग, अगर करंट डिक्रीज होगा तो डी आई बाई डी टी माइनस 1 लेना है। तो वी ए माइनस वी बी कितना है 4, तो वी ए माइनस वी बी 4 इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी माइनस 1, लेकिन करंट अभी भी 2 एम्पियर है। तो हमें बताना है आर कितना है और एल कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 इक्वल टू 4 आर, यहां से आर की वैल्यू 3 आ गई। आर की वैल्यू 3 कहीं भी रख दीजिए, यहां रख दीजिए 6 उधर गया, एल की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस इज 2 ओम एंड इंडक्टेंस इज 2 हेनरी, सॉरी रेजिस्टेंस इज 3 ओम, तो 3 ओम 2 हेनरी, 3 ओम 2 हेनरी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी में इसमें उल्टा हो गया, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन उल्टा है, तो आंसर इज ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल किरचॉफ इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9। When a current in a certain inductor coil is 5 ampere and increasing at the rate of 10 ampere per second, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल इज 140। ये भी सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ लैंग्वेज के फॉर्म में, पीछे डायग्राम के फॉर्म में था, तो मैं सीधा इक्वेशन लिख देता हूं। क्या थी भैया, वीए माइनस वीबी क्या था, वीए माइनस वीबी था आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, यही था ना भाई पीछे, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल, पीछे यही निकाला है। क्या बोला है, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल इज 140 व्हेन द करंट इज 5 एम्पियर, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल इज 140 व्हेन द करंट इज 5 एम्पियर, सॉरी मैंने आर को 5 ले लिया, सॉरी। व्हेन द करंट इज 5 एम्पियर, जब करंट 5 एम्पियर है, तो करंट 5 एम्पियर तो आई 5 आर प्लस डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी 10 एम्पियर पर सेकेंड, तो 10 एल। व्हेन द करंट इज 5 एम्पियर, करंट अभी भी 5 एम्पियर है बट डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10, मतलब की बार ये इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रहा है, तो 5 आर माइनस 10 एल, तो पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का है। वही सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, डिट्टो, बस डाटा चेंज हो गया और यहाँ डायग्राम नहीं दिया गया। इन दोनों से आपको इंडक्टेंस सॉल्व करना है, तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, ये गया 10 आर इक्वल टू 200 आ जाएगा, यहां से आर की वैल्यू आ रही है 20, आर की वैल्यू 20 कहीं भी रख सकते हैं, यहां रख दीजिए 140, एल की वैल्यू 4 आ रही है, रख के देख लीजिए, तो एल के लिए 4 हेनरी है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 4 हेनरी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए भाई, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10th में हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगुलर लूप है जिसकी डायमेंशन गिवन है 5 5 6, इज बीइंग पुल्ड आउट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं विद स्पीड v। होगा क्या, जब ये बाहर आएगा तो लूप का एरिया कम होता जाएगा, लूप का एरिया कम होता जाएगा तो फ्लक्स कम होता जाएगा, फ्लक्स कम होता जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू आर, पूरे का रेजिस्टेंस आर है। वेरिएशन ऑफ पावर, हमें पावर बतानी है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ से करंट आएगा, करंट से पावर लॉस होगा, हमें वो पावर का वेरिएशन बताना है। सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल में ये साइड लेंथ 5 है, ये साइड लेंथ 3 आ जाएगी, 6 का आधा 3, तो ये साइड लेंथ 4, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल 37 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल 37 डिग्री निकालने का जानबूझ के कारण है, वो कारण क्या अभी थोड़ी देर में बताता हूं। टी टाइम बाद क्या होगा, ये पॉइंट बाहर बढ़ चुका होगा, वीटी डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं, तो ये वर्टेक्स बाहर जा चुका होगा वीटी, मतलब टी टाइम बाद घटना कुछ ऐसी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक रहेगी, और जो लूप है वो वीटी डिस्टेंस बाहर जा चुका होगा, मतलब ये डिस्टेंस वीटी होगा। इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, ये एंगल 37 डिग्री है, तो मैं x डिस्टेंस निकाल सकता हूं, ऊपर का भी x नीचे का भी x इक्वल आएगा। tan 37 आप लिख सकते हो, tan 37 डिग्री क्या लिख सकते हो, tan 37 इस ट्रायंगल से 37 जानबूझ के इसलिए निकाला ताकि x निकाल सकूं, tan 37 इज x बाई वी टी,
tan 37 इज परपेंडिकुलर बाय बेस x बाय वीटी और tan 37 होता है 3/4, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3/4। x अगर 3/4 आ गया तो मैं चाहूं तो इसमें से फ्लक्स कितना चेंज हुआ वो निकाल सकता हूं। तो जो फ्लक्स होगा, जो इसकी वजह से चेंज आएगा, इसकी वजह से जो बाहर आने की वजह से जो चेंज आएगा, डिक्रीमेंट आएगा, वो फ्लक्स आएगा इसी का रेट ऑफ चेंज। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस है 2x, हाइट है vt, तो हाफ बेस इनटू हाइट। यहां से चेंज इन फ्लक्स मेरा कितना आ गया? चेंज इन फ्लक्स इज bx। x की जगह 3vt/4 रख दीजिए, तो 3vt/4 रखेंगे 3v²t²/4। ये फ्लक्स आ गया। तो EMF d∅dt, तो EMF d∅dt अगर मैं करूं तो b3v² t² का 2t/4। ये फ्लक्स हमने निकाल लिया d∅dt से, सॉरी EMF। तो EMF की वैल्यू आ रही है 3bv² t/2। ये हमारे पास EMF आ रहा है। अब पावर लॉस होता है v²/r, पावर लॉस होता है v²/r। v का स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा 9 b² v⁴ t²/4 डिवाइडेड बाय r। ये सारा ही मसाला कांस्टेंट है। क्वेश्चन में दिया बी भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, मतलब पावर t² पे डिपेंड करिए, पावर t² पे डिपेंड करेगी तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। द variation of power produced in the loop with time t will be increasing parabolically till the loop comes out। मतलब जो वेरिएशन होगा पैराबोलिक होगा, लीनियर नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, टी क्यूब नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, इंक्रीज करेगा पैराबोलिकली, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है तो पैराबोलिक फंक्शन बनेगा। आंसर विल बी बी ऑप्शन, 10th का भी बी ऑप्शन। चेक कर लीजिए भाई। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? मेटल रॉड ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज फिक्स्ड अलोंग द डायमीटर ऑफ कंडक्टिंग। हमारे पास एक कंडक्टिंग रिंग है, उसके डायमीटर पर हमने एक रॉड रख दी। उस रॉड का टोटल रेजिस्टेंस है 20 ओम, यानी सेंटर से आधा रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम और ये आधा भी हो जाएगा 10 ओम। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड है 50 टेस्ला के कैप। अंदर की तरफ मान लेता हूं के कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड है 50 टेस्ला। ये रिंग ओमेगा से घूम रही है। An external resistance of 10 ohm is connected across the center and the rim। सेंटर और रिम पर भी एक 10 ओम एक्स्ट्रा लगाया गया है, वो मैं दिखा नहीं रहा। द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हो क्या रहा है इसमें? रिंग को रोटेट कराएं या रॉड को रोटेट कराएं, एक ही बात है। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया हो तो आपने रॉड को रोटेट कराया होगा। इसमें रॉड जब रोटेट करती है तो वो एक ईएमएफ की तरह काम करती है। बात तो एक है, रॉड को रोटेट कराएं या रिंग को रोटेट कराएं, रिलेटिव मोशन तो सेम ही आएगा। तो इस रॉड में एक ईएमएफ आ जाएगा या रिंग में कह दो एक ईएमएफ आ जाएगा। रॉड में जो ईएमएफ आएगा वो b⍵r²/2 आ जाएगा, b⍵r²/2, और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम। सिमिलरली इसमें भी वही ईएमएफ आ जाएगा b⍵r²/2 और इसका भी रेजिस्टेंस 10 ओम। ये दोनों ही ईएमएफ और दोनों ही रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाएंगे। कैसे? अगर यहां का पोटेंशियल x मानता हूं और रिम का पोटेंशियल y मानता हूं तो पूरी रिंग का पोटेंशियल y आ जाएगा। तो ये बैटरी ईएमएफ एक्स वाई के बीच में लगी है, ये बैटरी रेजिस्टेंस एक्स वाई के बीच में लगा है, तो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में दो बैटरियां अगर हो तो उनका ईएमएफ तो सेम रहता है, दैट इज ईएमएफ इज b⍵r²/2, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पैरेलल का फॉर्मूला लग करके आधा हो जाएगा, तो 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में होने की वजह से 5 ओम हो जाएगा। प्लस एक एक्सटर्नल 10 ओम का रेजिस्टेंस और लगा था, वो सीरीज में आ जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम आ जाएगा। ईएमएफ दोनों पैरेलल में होने की वजह से सेम रहेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में होने की वजह से आधा हो जाएगा 5 ओम, और एक एक्सटर्नल 10 ओम होने की वजह से 15 ओम। तो हमें करंट चाहिए, इसलिए मैंने E और R निकाला। तो अब तो करंट आसान है, E/R, तो E/R इक्विवेलेंट, तो ये आ गया b⍵r²/2 × 15। ये तो हो गया EMF और ये हो गया रेजिस्टेंस। तो सबकी वैल्यू रख दो। B की वैल्यू 50, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ओमेगा की वैल्यू 20, R² की जगह 0.01, सॉरी हाँ 0.01, ओ भाई साहब ये क्या हुआ, 0 पॉइंट कहाँ गया, हाँ 0 अलग लिख देते हैं, 20 × 0.01 डिवाइडेड बाय b⍵r²
2 इंटू 15, तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5/15, 5/15 इज 1/3, 1/3 एम्पियर इज द आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पैरेलल बैटरी का यूज यहाँ उठाना था, रेजिस्टेंस पैरेलल का यूज यहाँ उठाना था। ठीक, 12th क्वेश्चन पर आते हैं। 12th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अर्थ है, उसको मान लीजिए कंडक्टर है, उसके सरफेस पर चार्ज है सिग्मा, वो अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। Suppose the magnetic field due to sun at the earth at some instant is a uniform magnetic field. सन की वजह से अर्थ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मान लीजिए वो यूनिफॉर्म है, पॉइंटिंग अलोंग अर्थ एक्सिस, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी है और वो एक्सिस के पैरेलल है। देन द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन पोल एंड इक्वेटर, पोल और इक्वेटर पर वो बताइए ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। इसमें हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं ईएमएफ अक्रॉस 2 पॉइंट्स इज हाफ बी ओमेगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। सर्कुलर बॉडी में जो भी आपको ईएमएफ निकालना हो उसके लिए हमें सिर्फ रेडियस की जरूरत पड़ती है, उन पॉइंट का रेडियस चाहिए होता है। इस पॉइंट के रेडियस की बात करूं तो इस पॉइंट का रेडियस हो जाएगा r, लेकिन इस पॉइंट का रेडियस हो जाएगा 0 क्योंकि वो एक्सिस पर ही है, यानी एक पॉइंट का रेडियस r, एक पॉइंट का रेडियस 0। तो ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज बी ओमेगा ऑफ अर्थ r स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर इज द आंसर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर इज द आंसर, ए ऑप्शन शुड बी द आंसर। जो ईएमएफ आएगा वो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में ईएमएफ पूछा हो, घूमती हुई बॉडी में किन्हीं भी 2 पॉइंट का ईएमएफ, हाफ बी ओमेगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r1 एंड r2 आर टेकन फ्रॉम एक्सिस, तो एक्सिस से एक का डिस्टेंस 0, एक का डिस्टेंस r। ठीक, तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th, अ क्लोज लूप इज क्या प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल पावर ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स वर टू बी क्वाड्रपल्ड एंड द वायर रेडियस इज हाफ्ड। देखिए जहां तक मुझे पता है वायर रेडियस को एक्चुअली में हाफ नहीं कर रहे हैं, वायर रेडियस को डबल कर रहे हैं। ठीक है, वायर रेडियस को भी डबल कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड वुड बी, तो इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेट क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए लूप का रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, अगर मुझे फ्लक्स लिखना है तो फ्लक्स लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया लिखूंगा पाई इनटू आर स्क्वायर। लूप का रेडियस, जो भी लूप का रेडियस है उस रेडियस को मैं कैपिटल आर मान रहा हूं। एक और रेडियस की बात यहां चल रही है और वो है तार का रेडियस, तार का रेडियस है स्मॉल आर। तो यहां वायर का रेडियस मतलब स्मॉल आर को डबल किया गया है, लूप के रेडियस को चेंज नहीं किया गया। तो अगर मुझे इसमें से फ्लक्स लिखना होगा तो फ्लक्स में कैसे लिखूंगा, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें एन लूप्स हैं तो मैं लिखूंगा एन इंटू पाई आर स्क्वायर, एन इंटू पाई आर स्क्वायर, सही बात है, अरे लिखूंगा ना एन इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया फ्लक्स। अगर इसमें एन लूप है तो एक से एन लूप, अगर एक से बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू पाई आर स्क्वायर, एन लूप होने पर एन। अगर मुझे ईएमएफ चाहिए तो डी फाई बाई डी टी, तो एन पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी टी। ये अगर ईएमएफ आ गया तो मुझे करंट अगर लिखना है या पावर लिख लेते हैं, पावर सीधा सीधा लिख सकते हैं ई स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। तो ई स्क्वायर की बात करें तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 डीबी बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास क्या, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हम कैसे लिखें, अब क्योंकि रेडियस वेडियस चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट तो नहीं मान सकते, रेजिस्टेंस के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा रो एल बाय ए, तो रो एल बाय ए। लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी वायर की, 2 पाई आर है एक सर्कल की लेंथ, और ऐसे एन लूप्स हैं तो एन इंटू 2 पाई आर, एन इंटू 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई कैपिटल आर, ये हो गई इसकी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया की बात करें तो एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो एन एन, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है एन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन रो 2 पाई आर इंटू डीबी बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में किया क्या गया वो देख लेते हैं। रेडियस ऑफ द लूप चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही उसको मैं कट कर रहा हूं, रेडियस ऑफ द लूप चेंज नहीं हो रहा, पाई 2 कभी चेंज नहीं होता, रो डेंसिटी रेजिस्टिविटी है ये भी हम मानेंगे चेंज नहीं हो रही, डीवी बाई डी टी मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं दिया गया कि डीवी बाई डी टी को चेंज किया गया है, पाई में कोई चेंज नहीं किया गया।
मतलब कुल मिला के जो पावर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n इंटू आर स्क्वायर। अब क्या बोला गया, नंबर ऑफ टर्न्स टू बी क्वाड्रपल्ड, यानी नंबर ऑफ टर्न्स 4 गुना किए गए हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स में आ जाएगा 4 गुना। अच्छा रेडियस सही बोला है, डबल नहीं होगा, हाफ ही होगा, ठीक है ना भाई, मेरे से गलती हो गई, हाफ होगा, हाफ ही होगा, रेडियस हाफ ले लें तो हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 स्क्वायर है ना भाई, यानी पावर सेम आएगी क्योंकि एन आर स्क्वायर ने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, एक को 4 गुना और एक को डबल करने पर 1/4 गुना आ जाएगा, तो 4 और 1/4 कैंसिल हो गए, तो पावर सेम रहेगी। आंसर इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ही आंसर है, ठीक है ना भाई। तो इसलिए वो हाफ नहीं होगा, मैंने गलत सोच लिया, क्या जहां तक मुझे याद है वो नया क्वेश्चन था जिसमें डबल था, तो इसमें हाफ ही रहेगी क्योंकि पावर सेम रखनी है अपन को, ठीक है भाई। तो पावर सेम रहेगी क्योंकि दोनों इफेक्ट ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्या है, कॉइल है जिसका इंडक्टेंस हमें दिया गया है, रेजिस्टेंस हमें दिया गया है। When an alternating current of 220 वोल्ट एट 50 सीपीएस, सीपीएस का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड को आप हर्ट्ज भी बोल सकते हो, तो कुल मिला के फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज। इससे आप ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा होता है 2/f, क्योंकि हमें ओमेगा चाहिए होता है, तो ये आ गया 50 इंटू 2 पाई, तो 50 इंटू 2 पाई कितना हो गया 100 पाई, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई 100 पाई, ठीक। देन द वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ द आरएमएस करंट, ये हमें आरएमएस वोल्टेज गिवन है, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं गिवन, तो ये आरएमएस वोल्टेज है, हमें आरएमएस करंट का वॉटलेस कंपोनेंट बताना है। देखिए आरएमएस करंट का जो वॉटलेस करंट होता है, दैट वॉटलेस करंट इज आई साइन फाई, जहां फाई जो होता है वो पावर फैक्टर होता है, कॉस फाई, कॉस फाई का फॉर्मूला होता है R/Z, कॉस फाई का फॉर्मूला R/Z होता है, तो इससे हम पहले कॉस फाई निकालेंगे, कॉस फाई से साइन फाई, साइन फाई से वॉटलेस करंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉस फाई निकालना पड़ेगा, R/Z, R/Z का फॉर्मूला होता है R/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और क्योंकि कैपेसिटेंस नहीं है तो ये टर्म हट जाएगी, XC नहीं आएगा भाई, जनरल तो मैंने जनरल लिखा है। तो अगर मैं सारी वैल्यूज रख देता हूं तो कॉस फाई आ जाएगा, R की वैल्यू है 220, तो 220 अपॉन √ऑफ 220 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, XL की अगर हम बात करता हूं तो XL होता है ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, एल की वैल्यू 2.2/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू भी 220 आ रही है, मतलब जो एक्सएल है वो भी 220 का स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू सॉल्व करने पर 1/√2 दिख रही है, क्योंकि ये 2 बनेगा, 220 कैंसिल हो गया, 1/√2 बचेगा, 1/√2 मतलब 45 डिग्री, तो साइन फाई भी 1/√2 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आई वॉटलेस इज इक्वल टू आई साइन फाई, आई को आप लिख सकते हो V/Z इंटू साइन 45, आई होता है V/Z, V की बात करें V है 220, Z की बात करें ये रहा Z, Z को सॉल्व करेंगे 220√2 आएगा, 220√2, 220 का स्क्वायर 220 का स्क्वायर 2 टाइम्स और 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर बाहर आ गया 220√2, ये आ गया Z, साइन 45 इज 1/√2, ये वैल्यू सॉल्व करोगे 220 कैंसिल हो गया 1/2, तो 0.5 एम्पियर शुड बी द आंसर, बी ऑप्शन शुड बी द आंसर। 14th का आंसर क्या भाई, बी ऑप्शन, चेक कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस वॉटलेस करंट पता होना चाहिए, आई साइन थीटा होता है। ये कैसे होता है, ये ऐसा होता है कि हमारा वोल्टेज और करंट अगर एक दूसरे पर फाई एंगल पर हो, जो कि आप पावर फैक्टर बोलते हो, तो इनके बीच का एंगल फाई होने की वजह से आई के दो कंपोनेंट आप कर सकते हो, आई कॉस फाई, आई साइन फाई। जो पावर आती है वो आई कॉस फाई की वजह से आती है, वी आई कॉस फाई, ये आपने पढ़ा होगा, पावर का जनरल फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई, कॉस फाई इज पावर फैक्टर, तो वी आई कॉस फाई इसकी वजह से पावर आती है, इसकी वजह से पावर नहीं आती, इसलिए इसको वॉटलेस करंट कहते हैं। तो 14th क्वेश्चन का आंसर हम कर लिया। 15 द करंट इन अ सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस आर इन सीरीज लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज, मतलब एक आरसी सर्किट में, एसी आरसी सर्किट में करंट कितना लीड करेगा वोल्टेज को, या वोल्टेज कितना लीड करेगा करंट को, उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, दैट tan अल्फा इज गिवन बाय मॉड टाइम्स ऑफ XL माइनस XC/R। मॉड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर इंडक्टर बड़ा है तो लीड आएगा, और अगर कैपेसिटर बड़ा है तो करंट आगे होगा, वोल्टेज पीछे होगा, वोल्टेज लैग करेगा। मतलब इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज आगे करंट पीछे, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे करंट आगे, तो यहां लिखा है करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, कैपेसिटिव सर्किट है तो इंडक्टर गायब कर लो, इंडक्टर है ही नहीं, तो सीधा सीधा XC/R, tan अल्फा का फॉर्मूला XC/R, XC होता है 1/ωc डिवाइडेड बाय R, तो फॉर्मूला आ गया 1/ωcR,
तो जो एंगल आएगा वोल्टेज और करंट के बीच में, जिसको आप पीछे फाई बोल रहे थे, इसको फाई भी बोल सकते हो, जो एंगल आप पीछे कह रहे थे, पीछे ये जो फाई एंगल मैं बता रहा था, उस tan फाई का फॉर्मूला आ गया 1/ओमेगा CR, 1/ओमेगा CR A ऑप्शन, tan इनवर्स। तो ये एंगल आता है जनरल एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC, क्योंकि इंडक्टर नहीं दिया तो XL हमने उड़ा दिया। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, आंसर इज ए ऑप्शन, 15th का ए ऑप्शन। 16, एन इंडक्टर, हमारे पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, तीन चीजें लगी गई है एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स की प्रॉपर्टी गिवन है, वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है 10 cos 100 pi t, ये हमें वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है। इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं साइन में, तो साइन में बन जाएगा 10 sin 100 pi t प्लस π/2। आप π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, ये भी कॉस होता है भाई। मैं इसमें जानबूझ के चेंज कर रहा हूं क्योंकि इसमें चेंज करने का मेरा एक अपना फायदा रहता है, इसलिए मैं हमेशा कॉस को साइन में चेंज कर लेता हूं, प्लस π/2 करके। साइन π/2 प्लस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा, तो ये भी कॉस थीटा लिखा हुआ है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, जो कि टाइम के टर्म में गिवन है। मतलब इसमें हमें इक्वेशन जनरल फॉर्मेट में निकालनी पड़ेगी, इसमें हम डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। जनरल फॉर्मेट मतलब जनरल फॉर्मेट। सबसे पहले तीन रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो है 3 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें ओमेगा एल, ओमेगा है 100 पाई और एल की वैल्यू है 1/100 पाई, यानी ये वैल्यू आ गई 1 ओम। इंडक्टिव कैपेसिटेंस की बात करें 1/ओमेगा C, 1/100 पाई, इंटू सी की बात करें तो सी है 1/500 पाई, तो 1/500 पाई, ये वैल्यू आ रही है 5 ओम। यानी कि कुल मिला के ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये रेजिस्टेंस 5 ओम, ये रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया। अब इसके निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी जेड इंपीडेंस, ये होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ रही है भाई, R² विच इज 3 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC 4 का स्क्वायर, ये वैल्यू 5 ओम आ जाएगी। उसके अलावा एंगल tan अल्फा या tan फाई की बात करूं तो tan फाई होता है, मैंने फॉर्मूला लिखवा है XL माइनस XC/R, जिसमें हम ये मानते हैं कि वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। ये वैल्यू निकालें तो 1 - 5/3 विच इज -4/3। दिस मीन्स एंगल इज 53 डिग्री, एंगल इज 53 डिग्री। और क्योंकि कैपेसिटर बड़ा है तो कैपेसिटर डोमिनेट करेगा, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा तो करंट विल लीड, यानी करंट आगे होगा 53 डिग्री। तो हमारे पास करंट की इक्वेशन आएगी V/Z, करंट की वैल्यू V/Z, V है 10, Z है 5, V/Z अगर करूंगा तो 2 एम्पियर साइन 100 पाई टी प्लस π/2, तो एज इट इज आ जाएगा, और क्योंकि करंट लीड कर रहा है तो प्लस 53। ये हमारे पास जनरल करंट की इक्वेशन आ जाएगी जो कि सर्किट में से फ्लो कर रहा होगा। I की वैल्यू V/Z और अंदर फेज में प्लस 53, क्योंकि कैपेसिटर बड़ा है, करंट लीड करेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। करंट पता लग गया तो वोल्टेज किसी भी डिवाइस के क्रॉस निकाल सकता हूं। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होता है IR, I इंटू R की वैल्यू है 1, इसका रेजिस्टेंस है 1 IR। साइन, अब हमें पता है जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लीड करता है, प्लस π/2 प्लस 53 प्लस 90, π/2 और लिख सकते हो। यानी करंट जो होता है, वोल्टेज जो होता है इंडक्टर में, वो करंट से लीड करता है। और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज I इंटू R, R है 5 और ये लैग करता है, तो साइन 100 पाई टी प्लस π/2 प्लस 53 माइनस π/2। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होता है, करंट से वोल्टेज पीछे होता है तो माइनस π/2, ये माइनस π/2 ये माइनस π/2 कैंसिल हो गया, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो सीधा सीधा आ गया 10 साइन 100 पाई टी प्लस 53। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की बात करें तो अंदर बनेगा 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ रही है -2 टाइम्स ऑफ 100 साइन 10 पाई टी प्लस 53, सॉरी -2 साइन 100 पाई टी प्लस 53, ये वैल्यू बन रही है भाई मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है ना। चलिए तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, क्योंकि हमें इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वो है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मतलब मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेट वोल्टेज आ जाएगा 8 साइन 100 पाई टी प्लस 53 डिग्री। ये आंसर होना चाहिए 8 साइन 100 पाई टी प्लस 53, 8 साइन 100 पाई टी। अच्छा, सारे आंसर कॉस में है भाई, कॉस में है, साइन में दिया गया है, हमारा आंसर साइन में आ रहा है,
आंसर कॉस में है, तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो प्लस पाई बाय 2, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो माइनस 90 डिग्री, मतलब इस एंगल में माइनस 90 डिग्री कर लीजिए, तो वोल्टेज इज 8 कॉस 100 पाई टी, माइनस 90 डिग्री करूंगा तो माइनस 37 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो 8 कॉस 100 पाई टी माइनस 37 है क्या कोई, 8 कॉस 100 पाई टी माइनस 127, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन आंसर आना चाहिए। देखते हैं भाई आंसर क्या है, 16th का आंसर है सी ऑप्शन। तो साइन में हमने पहले सॉल्व किया, बाद में इसको कॉस में कन्वर्ट किया। जान लीजिए कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस पाई बाय 2 जोड़ते हैं, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए माइनस पाई बाय 2 जोड़ते हैं, तो इसमें आंसर माइनस पाई बाय 2 जुड़ेगा, माइनस 90, तो आंसर विल बी माइनस 37। ठीक है भाई, सी ऑप्शन। 17th क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक एसी सोर्स दिया गया जिसका वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, आरसी सर्किट है। इट इज गिवन दैट आर इक्वल टू एक्स सी, मतलब आर और एक्स सी एक दूसरे के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है ना भाई। द पीक करंट इज आई नॉट। पीक करंट क्या होता है, पीक करंट होता है पीक वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस जेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड टू ओमेगा बाय √3 कीपिंग आर एंड सी फिक्स्ड, द न्यू पीक करंट विल बी। यहां पर क्योंकि आर और एक्स सी बराबर थे तो इसका जेड लिखेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर विच इज वी नॉट अपॉन आर रखने पर R√2, मतलब आई नॉट की वैल्यू पहले थी वी नॉट अपॉन R√2 क्योंकि एक्स सी भी आर था। एक्स सी का मतलब है कि एक्स सी विच इज 1 बाय ओमेगा सी वॉज आर। अब क्या किया तुमने, एक्स सी को चेंज कर दिया ओमेगा को चेंज करके, ओमेगा को ओमेगा बाय √3 ले लिया, तो अब जो नया एक्स सी होगा वो ओमेगा बाय √3 होने पर √3 ऊपर चला जाएगा। अच्छा, 1 अपॉन ओमेगा सी को भी आर लिख सकता हूं, तो ये लिखा हुआ है √3r, मतलब जो नया एक्स सी है वो √3r है। तो जो नया जेड होगा, नया इंपिडेंस, वो होगा अंडर रूट ऑफ नया आर स्क्वायर प्लस नया एक्स सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर 4r स्क्वायर 2r, मतलब नया जेड होगा 2r। तो जो नया करंट होगा, नया करंट, दैट नया करंट विल बी v डिवाइडेड बाय जेड विच इज 2r। v बाय आर की वैल्यू कितनी है, v बाय आर की वैल्यू, सॉरी v बाय आर चाहिए ना, √2 कहां ले रहा हूं, v बाय आर की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो √2 आई नॉट लिख सकता हूं। v बाय आर की वैल्यू √2 आई नॉट को यहां अगर मैं रख दूं तो √2 आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 विच इज आई नॉट बाय √2, मतलब करंट पुराने का आई नॉट बाय √2 हो जाएगा। आंसर इज बी ऑप्शन। समझ में आया, नहीं आया दोबारा बताता हूं। इसमें पहले दिया हुआ था आर और एक्स सी बराबर है, तो आर और एक्स सी बराबर होने पर मैंने जेड निकाला, जेड आ गया R√2, एक्स सी की जगह आर रख दोगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, 2 अंदर रह गया, आर बाहर आ गया तो R√2। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आई नॉट दी थी, तो मैंने क्या किया, यहां से वी नॉट बाय आर निकाल लिया, यहां से वी नॉट बाय आर, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी मुझे, वी नॉट बाय आर की वैल्यू आ रही है √2 आई नॉट। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि हमने एक्स सी को चेंज कर दिया ओमेगा को 1 बाय √3 करके, ओमेगा को ओमेगा बाय √3 लेंगे तो नया एक्स सी होगा 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा इज ओमेगा बाय √3, 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू पहले आर थी तो अब ये R√3 लिखा हुआ है। तो मैंने कहा नया जेड कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, एक्स सी की जगह √3r का स्क्वायर करेंगे, 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर का √2r, तो नया करंट होगा वी नॉट बाय 2r, वी नॉट वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2r, वी नॉट बाय आर की वैल्यू √2 आई नॉट, इससे आई नॉट बाय √2 आ गया। आंसर इज बी ऑप्शन, 17 का बी ऑप्शन। ठीक है भाई। 18, फॉर एन एलसीआर सीरीज सर्किट विद एसी सोर्स ऑफ ओमेगा फ्रीक्वेंसी, फॉर एन एलसीआर सीरीज सर्किट, एक एलसीआर सीरीज सर्किट है, एलसीआर है, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो बताइए क्या होगा। सर्किट विल बी कैपेसिटिव इफ ओमेगा इज 1 बाय √LC। देखिए ये आपको पावर वर्सेस ओमेगा का ग्राफ आपको क्लास में पढ़ाया जाता होगा और ऐसा करके ग्राफ बनाया गया होगा, बताया गया होगा कि पावर लॉस मैक्सिमम एक पॉइंट पर होती है जिसको रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं, यहां वैल्यू ओमेगा नॉट होती है 1 बाय √LC। इस पॉइंट पर कैपेसिटर और वोल्ट इंडक्टर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट पर सर्किट होता है प्योर रेजिस्टिव। इससे कम ओमेगा की बात करूं, मतलब इस रीजन में बात कहूं जहां ओमेगा ओमेगा नॉट से कम है, तो ओमेगा कम करने पर एक्ससी ज्यादा हो जाता है। कैसे, एक्ससी होता है 1 बाय ओमेगा सी और एक्सएल होता है ओमेगा एल, यहां दोनों बराबर हैं, इससे जैसे ही थोड़ा कम करूंगा ओमेगा कम होने पर एक्ससी बढ़ जाएगा, एक्सएल कम हो जाएगा, तो एक्ससी बढ़ जाने पर यह कैपेसिटिव सर्किट की तरह काम करता है।
इस रीजन में बात करें तो ओमेगा बढ़ाने पर ये बढ़ेगा, बढ़ाने पर ये घटेगा, तो एक्सएल बढ़ जाएगा एक्सी से, और एक्सएल बढ़ जाएगा तो ये कौन सा सर्किट होगा, इंडक्टिव, वेयर ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो ओमेगा कम लेने पर कैपेसिटिव, ओमेगा ज्यादा लेने पर इंडक्टिव, और ओमेगा ओमेगा नॉट लेने पर प्योर रेजिस्टिव। तो चलिए बात करते हैं। ओमेगा बढ़ाने पर ये कह रहा है कैपेसिटिव, मतलब ओमेगा, ये ओमेगा नॉट है, ओमेगा ओमेगा नॉट से ज्यादा लेने पर कैपेसिटिव, उल्टा हो गया, ओमेगा ओमेगा नॉट से बड़ा लेने पर इंडक्टिव होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। सर्किट विल बी इंडक्टिव इफ ओमेगा इज ओमेगा नॉट, गलत है, प्योर रेजिस्टिव होगा। जब ओमेगा ओमेगा नॉट होता है तो रेजिस्टिव सर्किट होता है, प्योर रेजिस्टिव, इंडक्टर कैंसिल हो जाते हैं। करंट विल बी लीडिंग द वोल्टेज इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन एलसी, मतलब ओमेगा अगर बड़ा है तो इंडक्टिव सर्किट है, और इंडक्टिव में वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है। ये कह रहा है करंट विल बी लीडिंग, गलत है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी यूनिटी इफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस पॉइंट पर क्योंकि दोनों बराबर होते हैं तो इसका पावर फैक्टर दैट इज cos फाई जो आपने पढ़ा था वो 1 आ जाता है, आर बाय जेड, जेड भी आ रही है तो आर बाय आर 1 बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, पावर फैक्टर यूनिटी आता है, पावर फैक्टर मैक्सिमम आता है, पावर लॉस मैक्सिमम आती है, इसीलिए ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट रेजोनेंस सर्किट भी कहलाता है। तो आंसर शुड बी सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक एलआर सर्किट दिया हुआ है जिसमें एल और आर दोनों की वैल्यू दी हुई है, वेरिएबल सोर्स एसी सोर्स भी दिया हुआ है, वी आरएमएस भी दी हुई है, वी की आरएमएस वैल्यू बताइए और फ्रीक्वेंसी बताइए। फ्रीक्वेंसी से आप ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ से ओमेगा आ गया 100 पाई। ओमेगा अगर 100 पाई आ गया तो लगे हाथ आप एक्सएल भी निकाल लीजिए, शायद जरूरत पड़ेगी, एक्सएल होता है ओमेगा एल, रेजिस्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल हो गया ओमेगा इज 100 पाई, एल की वैल्यू 175 बाई 11 इंटू 10 की पावर -3, ये दिया हुआ है मिली में, तो मिली में 10 की पावर -3। अच्छा, पाई की वैल्यू बोलिए 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 में 11 कटेगा तो ये बच जाएगा 2/7। अच्छी वैल्यू तो नहीं दिख रही, बट ठीक है, शायद हो सकता है अच्छी वैल्यू आ जाए। 7 175 से कटता है क्या, 7 175 2, हाँ कटता है, ये भी कट गया, ये आ गया 25, 25 2 जा 50 होता है, 50 का एक 5 ले लीजिए, और 2 3 3 जीरो कैंसिल हो गए, मतलब एक्सेल की वैल्यू कुल मिला के सॉल्व करने पर 5 ओम आ जाएगी। एक्सेल 5 है, आर तुम्हारा 12 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला है, द करंट एम्पलीट्यूड इन द सर्किट है। देखो करंट एम्पलीट्यूड होता है वी नॉट बाय जेड, वोल्टेज एम्पलीट्यूड बाय जेड, वोल्टेज एम्पलीट्यूड होता है √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज बाय जेड। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां आरएमएस है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू होती है, जो आरएमएस होती है वो एम्पलीट्यूड बाय √2, ये रिलेशन होता है दैट वी आरएमएस इज वी नॉट बाय √2। तो अगर मुझे वी नॉट चाहिए तो वी नॉट इज √2 वी आरएमएस, तो √2 इंटू वी आरएमएस इज 130 √2 डिवाइडेड बाय जेड। अब जेड कैसे निकालें, जेड होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर 12 है तो 144 और ये 5 है तो 25, 169 का रूट 13, तो जेड की वैल्यू 13 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय जेड इज 13, 13 से 130 गया 10, तो ये वैल्यू आ गई 20 एम्पियर, मतलब करंट एम्पलीट्यूड इज 20 एम्पियर। 20 एम्पियर तो ये गलत है, ये गलत है, 20 एम्पियर ये गलत है, लो सीधा आंसर आ गया डी ऑप्शन, करंट से ही आंसर आ गया 20 एम्पियर, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। एंड द फेज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, फेज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज tan फाई का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सॉरी नॉट आर बाय जेड, वो तो cos थीटा का होता है, tan थीटा का होता है एक्सएल माइनस XC बाय आर, एक्सएल माइनस XC बाय आर, और क्योंकि XC नहीं है तो XC उड़ा दो, कैपेसिटर नहीं है तो उड़ा दो। एक्सएल की अगर बात करता हूं तो एक्सएल कहां है भाई, एक्सएल 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 5 डिवाइड बाय आर कितना है, आर इज 12, तो 5 इज tan इनवर्स 5/12। अच्छा tan इनवर्स 5/12 ये भी सही मैच हो गया, तो आंसर इज डी ऑप्शन। चेक कर लेते हैं 19th का आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस फेज वोल्टेजेस खेलने हैं, रेजिस्टेंसेस खेलना है एसी में, एसी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20th। एक एलसीआर रेजोनेंस सर्किट है जिसमें करंट है 10√2, एलसीआर रेजोनेंस सर्किट है, ध्यान रखना, रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव मतलब ये V बाय आर की वैल्यू गिवन है, V बाय आर इज 10√2। आगे देखते हैं, इफ नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज चेंज्ड सो दैट करंट लैग्स बाय 45, मतलब हमने फ्रीक्वेंसी को अब चेंज इस तरीके से किया कि करंट 45 डिग्री पीछे आ गया, करंट पीछे आने का मतलब वोल्टेज आगे, वोल्टेज आगे मतलब इंडक्टर, इंडक्टिव सर्किट होने के लिए ओमेगा को बढ़ाया जाता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है, नहीं समझ में, दोबारा बताता हूं। करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे है, इसका मतलब वोल्टेज आगे है,
वोल्टेज आगे होता है इंडक्टर में, मतलब ये कुल मिला के इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट होने के लिए याद करो, पीछे मैंने कंडीशन बताई थी, इंडक्टिव सर्किट होने के लिए ओमेगा को ज्यादा होना पड़ेगा, यानी ओमेगा बढ़ाया गया है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इंक्रीज, द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी डिक्रीज गलत है। द गिवन इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू कंडक्ट एनीथिंग, ये भी गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई होगी इस बात की गारंटी है। एंड द करंट आफ्टर द चेंज इज 10√2। अब करंट आफ्टर द चेंज 10√2 कैसे है वो देख लेते हैं। एंगल 45 डिग्री है, मतलब tan फाइ की वैल्यू XL माइनस XC बाय R की वैल्यू 1 है, क्योंकि एंगल 45 है, tan 45 1 होता है, इसका मतलब XL माइनस XC की वैल्यू R है। अगर मैं नया करंट पूछूं तो नया करंट होगा V बाय Z, Z होगा अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन XL माइनस XC कितना है R, तो ये बन गया R² प्लस R², 2R² का रूट V R बाय रूट 2, R√2। V बाय R की वैल्यू क्वेश्चन में 10√2 गिवन थी, V बाय R की वैल्यू क्वेश्चन में 10√2 गिवन थी, तो 10√2 बाय रूट 2 ये आ गया 10 एम्पियर। मतलब जो नया करंट है वो 10 एम्पियर हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और करंट इन द चेंज इज 10 एम्पियर। तो 20th क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए, 20th क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। इसी के साथ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं, जिनमें सिंगल करेक्ट आंसर थे, एक एक ऑप्शन करेक्ट आंसर थे, तो अपने रिजेक्ट करते गए, एक एक आंसर आता गया। अब हम आगे बढ़ेंगे 21 से 30, मतलब 10 क्वेश्चंस हैं जिनमें मल्टीपल आंसर्स होंगे। यू विल हैव टू चूज द ऑल द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, मतलब कोई भी आंसर हो सकता है एबीसीडी में से मल्टीपल। 6 नंबर मिलेंगे अगर आपने सही क्वेश्चन मार्क किया है, सही मतलब सारे ऑप्शन सही टिक किए हैं तो ही आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर एक भी ऑप्शन गलत टिक हो गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो गलत होने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आंसर तभी मिलेंगे जब सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। पार्शियल मार्किंग नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन आंसर है लेकिन आपने 2 भरे हैं, 1 भरे हैं या 4 भरा है, तो तीनों ही केसेस में आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ना ही कटेगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से। हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ L है, और इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी V0 से चला रहे हैं, सॉरी इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी V0 से चला रहे हैं। कांस्टेंट है, ध्यान रखना, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। अब हमसे बोला गया है अगर इससे रेजिस्टेंस R जोड़ा गया है तो ये सारी कहानी बताइए। सबसे पहला डाउट ये आता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल कैसे रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से अपने आप तो नहीं चल सकता, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आने से आता है ईएमएफ, ईएमएफ आने से आता है करंट, और करंट आने से लगता है फोर्स। वो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें राइट हैंड साइड एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया भी है। द थर्मल पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टर में जो भी पावर डिसिपेट होगी दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल पर्सन टू पुल द रॉड, मतलब इसको खींचने के लिए जो भी एक्सटर्नल पावर आप दोगे वही इसमें पावर लॉस होगा, और यही काम होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं हो रही। सिस्टम की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की मैं अगर बात करता हूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो जो भी वर्क आप कर रहे हो, जो भी पावर आप दे रहे हो, वो सारी एनर्जी लॉस में जा रही है, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है। स्टेडी स्टेट पर आप जो भी पावर देते हो वो हमेशा लॉस में जाती है। तो इसकी एक्सटर्नल पावर इसमें थर्मल पावर के बराबर होगी। तो थर्मल पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर इज द रेट ऑफ वर्क डन, दैट मींस इट इज इक्वल टू पावर लॉस। बी ऑप्शन। इफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज डबल, मतलब अगर हम अपने फोर्स को डबल कर दें, देन अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल पावर इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। सही बात है, अगर हम यहीं पर अपने फोर्स को डबल कर लें तो क्या होगा, हमारा फोर्स ज्यादा होने की वजह से इसके पास अब एक एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन आने की वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो अब हम जो एक्स्ट्रा पावर डिलीवर कर रहे हैं उसका कुछ टुकड़ा इसकी स्पीड बढ़ाने में जाएगा और कुछ टुकड़ा लॉस में बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी ईएमएफ भी तो बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा, तो लॉस का रेशियो बढ़ता जाएगा और थोड़ा सा हिस्सा वेलोसिटी को मिलेगा। मतलब जो भी मैं पावर दूंगा, जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा दूंगा, उसका कुछ टुकड़ा स्टोर होता जाएगा, कुछ टुकड़ा फिर से लॉस होता जाएगा। तो एक्सटर्नल पावर का कुछ टुकड़ा वेलोसिटी में जाएगा। नेक्स्ट, लेंज लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड, ये तो गलत है भाई। लेंज लॉ हमेशा लगता है, लेंज लॉ का कोई फेलियर नहीं है। अगर अप्लाइड फोर्स चेंज भी कर दिया जाए, रॉड एक्सेलरेट भी हो जाए, तो भी लेंज लॉ तो लगेगा। लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है, तो कैसे फेल हो सकता है। आगे, इफ रेजिस्टेंस आर इज डबल्ड, अगर हम रेजिस्टेंस आर को डबल कर लें, तो द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमें जो पावर चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए वी नॉट बिकम्स हाफ। देखिए, हमने जो पावर सप्लाई की है वो पावर लॉस के बराबर है।
और पावर लॉस को लिखा जा सकता है ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अगर वेलोसिटी उतनी ही है तो ईएमएफ भी उतना ही होगा, ईएमएफ उतना है तो ये तो चेंज हो नहीं रहा। अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस डबल हो जाता है तो खुद देख लो, रेजिस्टेंस डबल होने पर पावर क्या हो जाएगी, हाफ। तो पावर बिकम्स हाफ, और इसमें भी यही बोला पावर बिकम्स हाफ, सो द आंसर इज डी ऑप्शन। तो ये मल्टीपल करेक्ट का आंसर एबीडी होना चाहिए। चेक करते हैं, आंसर इज एबीडी। तीनों ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 22 अ कंडक्टिंग लूप रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट्स फिक्स्ड डायमीटर। हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है, ये एक फिक्स्ड डायमीटर के अबाउट रोटेट हो रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट फिक्स्ड डायमीटर। मतलब यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस फिक्स्ड डायमीटर के परपेंडिकुलर है। हम अंदर की तरफ ले लेते हैं, इसका मतलब ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये क्लास नोट्स का पेट क्वेश्चन होता है, इसमें हम डायरेक्टली फ्लक्स निकालते हैं किसी टी टाइम पर। तो टी टाइम में ये जो एंगल घूम जाता है ओमेगा टी, तो टी टाइम बाद जो फ्लक्स होता है वो लिखा जाता है बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए। इस फ्लक्स को अगर मैं लिखूं तो ये ऐसा भी लिख सकता हूं, बी ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है ना भाई। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ईएमएफ की वैल्यू आती है माइनस डी फाइव बाई डी टी। डिफरेंशिएट करने पर यह बन जाता है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ की वैल्यू आ जाती है। ठीक, एक में साइन ओमेगा टी है, एक में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो अब आगे देखते हैं। द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम, ईएमएफ मैक्सिमम होगा व्हेन फ्लक्स इज जीरो। अगर ईएमएफ मैक्सिमम है तो थीटा पाई बाय 2 होगा। थीटा अगर पाई बाय 2 है तो ये पाई बनेगा, और ये पाई बनेगा तो साइन पाई जीरो होने की वजह से फ्लक्स जीरो। मतलब जब ईएमएफ मैक्सिमम है फ्लक्स जीरो आएगा। तो द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन फ्लक्स इज जीरो। ईएमएफ मैक्सिमम के लिए साइन थीटा 1, थीटा पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, ये भी पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, यानी ये पाई, साइन पाई जीरो तो फ्लक्स भी जीरो। तो इसने भी यही बोला है ईएमएफ इज मैक्सिमम व्हेन फ्लक्स इज जीरो। सही बात है। ईएमएफ इज जीरो व्हेन फ्लक्स इज मैक्सिमम। जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो ईएमएफ जीरो है। फ्लक्स मैक्सिमम कब है भाई, उसके लिए ये 1 होना चाहिए। ये 1 होने के लिए ओमेगा टी जीरो, ओमेगा टी जीरो साइन 91, यानी फ्लक्स मैक्सिमम पर ओमेगा टी जीरो, और ओमेगा टी जीरो तो ईएमएफ जीरो। या ऐसा भी सोच सकते हैं फ्लक्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो फ्लक्स जब मैक्सिमम होगा ईएमएफ जीरो होगा। ईएमएफ इज मैक्सिमम व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बोला है, परपेंडिकुलर बोला है, पैरेलल बोला है, सॉरी अभी परपेंडिकुलर है। लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब जब पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होने के लिए इसे 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो लूप को पैरेलल होने के लिए 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, मतलब थीटा 90। ओमेगा टी 90 अगर यहां रख दूं तो 90 90 180, फ्लक्स जीरो। 90 यहां रख दूं, ईएमएफ मैक्सिमम, ईएमएफ इज मैक्सिमम। सही बात है, ईएमएफ मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 है। द फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स एंड ईएमएफ, फ्लक्स और ईएमएफ के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। 90 डिग्री का डिफरेंस दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ए बी सी एंड डी, ऑल ए बी सी एंड डी। ठीक है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंडक्टिंग लूप। यार ये एक सुपर कंडक्टिंग लूप का क्वेश्चन है। सुपर कंडक्टिंग लूप की एक खास बात होती है कि अगर हम उसे किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसकी एक खास बात यह होती है कि वो अपने अंदर कुछ इस तरीके का इंडक्शन करता है, कुछ इस तरीके का करंट इंड्यूस करता है, ताकि खुद के फ्लक्स की वजह से जो नेट फ्लक्स हो सके वो कांस्टेंट आ जाए। मतलब एक्सटर्नल फ्लक्स प्लस सेल्फ फ्लक्स को वो कांस्टेंट रखता है। अगर एक्सटर्नल फ्लक्स कम हो रहा हो तो वो सेल्फ में ऐसा करंट इंड्यूस करता है कि नेट फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट आए। ये सुपर कंडक्टिंग लूप की खास बात होती है। तो एक सुपर कंडक्टिंग लूप जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, इसको हमने एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें बताना है फाई अगर टोटल फ्लक्स है, तो फाई अगर टोटल फ्लक्स है तो वो कांस्टेंट रहता है, फाई कांस्टेंट रहेगा। क्या आई जीरो हो पाएगा? आई जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि खुद का फ्लक्स अगर ये वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये भी होगा, इसका मतलब नॉन जीरो। और अगर उसको खुद में से फ्लक्स चाहिए तो खुद का फ्लक्स होता है एल आई, तो आई जीरो नहीं हो सकता। आई जीरो नहीं हो सकता तो ये ऑप्शन गलत है। ई इज द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ में खुद का ईएमएफ आएगा,
खुद का ईएमएफ अगर आएगा तो खुद का ईएमएफ क्या रहेगा? तो अगर उसने खुद में करंट इंड्यूस करवाया है, खुद में अगर उसने करंट इंड्यूस करवाया है तो नेट उसमें ईएमएफ भी आएगा। करंट अगर आया है तो ईएमएफ भी आएगा, ईएमएफ की वजह से ही करंट आएगा। तो ईएमएफ अगर इंड्यूस की बात करता हूं लूप में, तो लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड इज नॉन जीरो, उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, सॉरी होगा, क्योंकि करंट आ रहा है। करंट ईएमएफ की वजह से ही आता है, तो ईएमएफ की वजह से करंट यहां आएगा ताकि नेट फ्लक्स कांस्टेंट रह सके। ठीक, तो आंसर इज ए एंड डी, ए एंड डी इज द आंसर। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन फिगर अ बार मैग्नेट इज मूव अलोंग द एक्सिस, एक बार मैग्नेट है जिसको हम एक्सिस के अलोंग मूव करा रहे हैं, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। एज सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट, मतलब ऊपर से देखने पर हमें करंट एंटी इज इंड्यूस्ड इन द करंट। क्या, कौन सा करंट है भाई? एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई दिया, मतलब अगर मैं लूप में ऊपर से देखूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखना चाहिए। अगर हम यहां से खड़े होकर देखें तो हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब ऐसा, बाहर वाली तार में इधर, क्योंकि अगर बाहर वाली तार में ऐसा करंट होगा तो ही ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगी। आप बना के देख लीजिए ऐसे डायग्राम, बाहर वाली तार में इधर करंट होगा, बाहर वाली तार में इधर, अंदर वाली तार में इधर, तो इस वजह से ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन आ गई। करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी, इसका मतलब कुल मिला के इसमें ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आई है, इसका मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ आया है, इंड्यूस्ड। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है, नीचे की तरफ साउथ पोल है। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती थी, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल ऊपर, या बार मैग्नेट का साउथ पोल नीचे नॉर्थ पोल ऊपर, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। ऊपर नॉर्थ आने का कारण क्या हो सकता है? अगर इसके पास नॉर्थ आएगा तो ये उसे रिपेल करने के लिए ऊपर भी नॉर्थ लाएगा। ऊपर नॉर्थ आ रहा है, इसका मतलब नॉर्थ पास आ रहा है, तो नॉर्थ मैग्नेट इज कमिंग डाउन। साउथ के केस में बात करें, अगर साउथ पास आता तो नीचे साउथ आ जाता, लेकिन क्योंकि यहां नॉर्थ है, इसका मतलब नॉर्थ शायद साउथ को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अट्रैक्ट तब करता है जब ये उल्टा जा रहा हो, यानी ये ऊपर जा रहा हो। अगर ये ऊपर जाएगा तो नॉर्थ इसे जाने से रोकेगा और इसे अट्रैक्ट करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग या तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे और वो पास आ रहा होगा, या मैग्नेट का साउथ पोल नीचे वो दूर जा रहा होगा, ये दो केस होंगे। द नॉर्थ पोल फेसेस द रिंग एंड द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम इट, गलत है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स इट। द नॉर्थ पोल फेसेस द रिंग एंड द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स इट, इट इज द करेक्ट। द साउथ पोल फेसेस द रिंग एंड इट मूव्स अवे फ्रॉम इट, बिल्कुल सही है। साउथ पोल फेसेस द रिंग एंड मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स इट, गलत है। तो आंसर बी और सी हो जाएगा, जिसमें लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन देख सकते हैं। आंसर इज बी एंड सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलआर सर्किट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी एट टी इक्वल टू 0। हमारे पास एक एलआर सर्किट है जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है टी इक्वल टू 0 पर। तो हमें बताना है इसमें क्या क्या चीजें जीरो होगी जस्ट आफ्टर कनेक्शन। टी इक्वल टू 0 पर ही बता दीजिए। करंट की इक्वेशन की बात कहूं तो करंट की इक्वेशन होती है V बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। अगर मैं इसमें t इक्वल टू 0 रख दूं, अगर मैं इसमें t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो करंट 0 आ जाएगा, यानी करंट इन द सर्किट 0 होगा। बी ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर। अगर I ही 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी 0 होगी। बी ऑप्शन भी करेक्ट। सी ऑप्शन, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी होती है VI, EI कर लो, VI कर लो, वोल्टेज इनटू करंट। अगर I 0 है तो पावर भी 0 होगी, क्योंकि करंट ही 0 है तो पावर भी 0 होगी। डी, EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। इंडक्टर में अगर मैं EMF बोलूं तो EMF होता है L di by dt। अगर मैं di by dt यहां से निकालूं तो di by dt मेरा आ जाएगा, di by dt इज V by R e की पावर माइनस आर टी बाय एल इंटू माइनस आर बाय एल। यानी EMF की वैल्यू यहां से अगर मॉड निकालूं तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, V e की पावर माइनस आर टी बाय एल, और अगर t 0 रख दूं तो EMF की वैल्यू V आ जाएगी। यानी EMF 0 नहीं है तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर करंट 0 है तो ये यूजलेस है IR। तो मैं जो भी वोल्टेज दूंगा वो सारी की सारी इंडक्टर को मिल जाएगी, यानी इंडक्टर के क्रॉस EMF 0 नहीं होगा। तो आंसर इज A, B एंड C, A, B, C ऑप्शन।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमारे पास क्या है, एक एलआर सर्किट है। एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ओ भाई साहब, एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, आर की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है और ईएमएफ भी दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपन काम करते हैं, करंट लिख लेते हैं क्योंकि करंट की जरूरत मुझे पड़ने वाली है। V बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। ये हमारे पास करंट की इक्वेशन है। बोला क्या है, द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। वो रेट जिससे एनर्जी स्टोर हो रही है, मतलब वो पावर जिससे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला होता है एल आई डी आई बाई डी टी। इस रेट का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। द मैक्सिमम रेट, रेट पूछा है, मैक्सिमम यानी कि पावर की मैक्सिमम वैल्यू। इसमें देखो आई भी लगेगा, डी आई बाई डी टी भी लगेगा। तो अपन एक काम करते हैं, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आई बराबर 2, आर 1 है तो 2 बाय 1, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, आर भी 1 एल भी 1। यहां से करंट की वैल्यू मेरे पास आ गई। डी आई बाई डी टी भी निकाल लेता हूं डिफरेंशिएट करके। तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी 2 ई की पावर टी माइनस टी, सॉरी 2 ई की पावर माइनस टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है। आई भी है डी आई बाई डी टी पे, इधर यहां रख दें तो पावर अक्रॉस इंडक्टर आ जाएगा L1, आई की जगह 2 ई की पावर माइनस टी और डी आई बाई डी टी की जगह 2 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। यहां से पावर अक्रॉस इंडक्टर आ जाता है 4 ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस 2t। अब ये पावर हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए तो डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए। तो पावर का रेट dPl बाई dt इज इक्वल टू 4। इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ई की पावर माइनस टी और इसका डिफरेंशिएशन आएगा प्लस 2 ई की पावर माइनस 2t। एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि हमें पावर मैक्सिमम चाहिए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2 ई की पावर माइनस 2t बराबर ई की पावर माइनस टी। एक ई की पावर माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी इक्वल टू हाफ। यानी ई की पावर माइनस टी की वैल्यू जब हाफ होगी तब पावर मैक्सिमम होगा। तो ई की पावर माइनस टी को आप हाफ रख दीजिए तो लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ हाफ माइनस, ये ई की पावर माइनस टी का स्क्वायर होता है। ई की पावर माइनस टी का स्क्वायर, ई की पावर माइनस टी था हाफ, हाफ का स्क्वायर इज 1/4। 4 इंटू ये वैल्यू 1/4 है, 4 इंटू 1/4 इज 1 वॉट, यानी पावर की मैक्सिमम वैल्यू इज 1 वॉट। ए ऑप्शन। ई की पावर माइनस टी की वैल्यू हाफ थी, 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ इंटू 2 1, यानी करंट की वैल्यू उस इंस्टेंट पर 1 थी। तो आंसर इज ए एंड सी ऑप्शन। चेक कीजिए एसी। सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन करना था, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे अब आते हैं एसी पर। एक एलसीआर एसी सर्किट है जिसमें सोर्स का ईएमएफ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखो फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल लो क्योंकि हमें ओमेगा चाहिए होता है। ओमेगा इज 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू 50 बाय पाई, ये वैल्यू 100 आ जाएगी, यानी ओमेगा की वैल्यू 100। अगर ओमेगा पता लग गया तो रेजिस्टेंस लिख लीजिए। रेजिस्टेंस है 300 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1 बाय ओमेगा सी, दैट इज 1 बाय 100 इंटू सी कितना है भाई 0.02 मिली। तो 0.02 मिली के लिए 1000 ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 500 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो वो ओमेगा एल है, ओमेगा की वैल्यू 100, एल की वैल्यू कितनी है भाई 1, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया 1 ओम, 100 ओम। अगर ये सारी वैल्यूज आ गई तो करंट की वैल्यू, आरएमएस करंट होता है V बाय जेड। V बाय जेड इज V बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 50 अपॉन अंडर रूट, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 300 स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी करेंगे तो 400 का स्क्वायर आएगा। ये 500 बन जाएगा 50 बाय 500 विच इज 1 बाय 10 विच इज 0.1 एम्पियर। तो आरएमएस करंट इज 0.1 एम्पियर। अगर ए सही है तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर, लेकिन वो आई इंटू एक्ससी हो जाएगा। आई की वैल्यू 0.1, एक्ससी की वैल्यू 500, तो वोल्टेज इज 50 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 50 वोल्ट। बी ऑप्शन इज 50 वोल्ट। आंसर इज ए बी, आंसर इज ए बी। ठीक है ना भाई। 28 इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दो बल्ब हैं। देखो बल्ब जो होता है वो एक्चुअली में रेजिस्टर होते हैं। दो आइडेंटिकल रेजिस्टर हैं, उनके साथ एक में कैपेसिटर एक में इंडक्टर और दोनों के क्रॉस बैटरी। ये बैटरी दोनों के लिए पैरेलल सोर्स की तरह काम करेगी, मतलब दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा। अगर मैं इंडक्टर का रिएक्टेंस निकालूं एक्सएल, एक्सएल होता है ओमेगा एल। अगर हम इंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालें, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है क्या भाई, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50, तो ओमेगा इज 2 पाई एफ, 2 पाई एफ का मतलब 100 पाई, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई
इंडक्टर की वैल्यू 10 मिली हेनरी, तो 10/1000, ये वैल्यू आ रही है एक्सएल की पाई विच इज 3.14 ओम, यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस है 3.14। ठीक, कैपेसिटर का रिएक्टेंस निकालें तो 1/ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई और सी की वैल्यू कितनी है 500 माइक्रो, 500 माइक्रो है तो 500 इंटू 10⁶, ये 4 0 गए 120, 20/पाई, 20/पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6.8 ओम के आसपास जाएगी, 6.8, 6.9, 7 भी कर सकते हो। तो इसकी रेजिस्टेंस है 6.8 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 3.14। तो आप खुद देख सकते हो इसका रेजिस्टेंस कम है, ओवरऑल इस सर्किट का रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें से करंट ज्यादा जाएगा, इसमें से करंट ज्यादा जाएगा तो इसके क्रॉस पावर लॉस ज्यादा होगा, और इसके क्रॉस पावर लॉस ज्यादा होगा तो इसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी, मतलब B2 की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, देयर ब्राइटनेस विल बी सेम। गलत है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, रिएक्टेंस कम है, तो इसमें से करंट ज्यादा जाएगा। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज इंक्रीज, मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, ओमेगा को बढ़ाएं, देखो ओमेगा को बढ़ाने पर क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर इंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसमें करंट कम होगा, करंट कम होगा तो इसकी पावर कम होगी। लेकिन ओमेगा को बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा तो पावर ज्यादा, मतलब B1 की पावर बढ़ेगी, B2 की पावर कम होगी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे B1 की पावर बढ़ेगी और B2 की पावर कम होगी। सी ऑप्शन भी करेक्ट है, ओनली B2 विल ग्लो, ये तो गलत है, दोनों ग्लो करेंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आंसर इज बी एंड सी, आंसर इज बी एंड सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29 पर आता है। ये क्या है हमारे पास, इन एसी सर्किट सप्लाई वोल्टेज है कांस्टेंट आरएमएस वोल्टेज, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है बट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, मतलब मैं फ्रीक्वेंसी ओमेगा को चेंज कर सकता हूं। एट रेजोनेंस, ध्यान रखिएगा ये सर्किट रेजोनेंस में यूज हो रहा है। रेजोनेंस में करंट की वैल्यू V/R होती है, सही बात है, क्योंकि इंपीडेंस होता है √of R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और रेजोनेंस पर XL इक्वल टू XC होता है, जिस वजह से Z की वैल्यू R आ जाती है, तो करंट V/Z होने की वजह से V/R आ जाता है, तो करंट इज गिवन बाय V/R। रेजोनेंस पर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी के लिए XL और XC बराबर हो जाते हैं। XL को लिख सकते हैं ω_L, XC को 1/ωc, यानी ओमेगा की वैल्यू 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होते हैं ω/2π विच इज 1/2π√LC। बस अभी वैल्यूज को रख दीजिए तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2π, L की वैल्यू है 1/π, तो L 1/π में पाई ऊपर चला जाएगा। C की वैल्यू भी 1/π, लेकिन वो माइक्रो में है, तो माइक्रो में तो 10⁶ ऊपर आ जाएगा। पाई स्क्वायर का पाई बाहर आ जाएगा, 10⁶ का 1000 बाहर आ जाएगा, 1000/2 इज 500 हर्ट्ज, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 500 हर्ट्ज होगी। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें 180, ये 1800 नहीं है, एक्चुअली 180 डिग्री है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। हैज अ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विच इज 180 डिग्री फेज विद दैट अक्रॉस द इंडक्टर, ये बिल्कुल सही है। तो हमेशा होता है भाई, रेजोनेंस होना जरूरी नहीं है। कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं, अपोजिट होते हैं, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है करंट से, इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है, तो दोनों के बीच में एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ये तो ऑलवेज करेक्ट है। हैज अ करंट गिवन बाय, ये तो बिल्कुल भाई याद है, क्योंकि Z 0 होता है, सॉरी Z R होता है, तो सीधा सीधा V/R आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। आंसर इज A, B एंड C, ABC। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ सीरीज सर्किट सप्लाई वोल्टेज VS इज केप्ट कांस्टेंट, हम VS को चेंज नहीं कर रहे हैं, और वो 2 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी F को हम चेंज कर रहे हैं 500 से 2000, मतलब फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, देखो उसने हमें रेजिस्टेंस भी दे दिया, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, R भी चेंज नहीं हो रहा। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ C, कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक स्टूडेंट ने, RC सर्किट है ना भाई, तो सिर्फ R और C होंगे। एक स्टूडेंट ने क्या किया, ग्राफ बनाने की कोशिश की, लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और उसमें से स्लोप से C निकालने की कोशिश की। मतलब वो कुल मिला के चाहता है कि आप Y इक्वल टू mx प्लस अल्फा टाइप का ग्राफ बनाएं, mx प्लस b टाइप का ग्राफ बनाएं, जिसमें m में कहीं ना कहीं c आता हो। तो आप बताइए किनके वर्सेस किसका ग्राफ बनाएंगे। तो कहीं देखिए यहां भी VR है, यहां भी VR है, यहां भी VR है, यहां भी VR है, मतलब हर जगह VR है, तो VR तो हमें निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम VR पहले देख लेते हैं। अगर मैं एक RC सर्किट लेता हूं और उसको वोल्टेज से ज्वाइन कर देता हूं जिसमें V और F हो, तो इसमें जो करंट होता है दैट इज V/Z, और Z होता है √R² प्लस 1/ω² C²। ω²C² अगर करोगे XC², तो 1/ω² और C² हो जाएगा 4π² F² C², ये बनेगा।
ये अगर आई है तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आई आर हो जाएगा, आई आर होने की वजह से V इंटू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब पहले ग्राफ की बात करते हैं। पहला ग्राफ बोल रहा है एफ स्क्वायर वर्सेस वी आर स्क्वायर। देखिए वी आर है, अगर मैं वी आर स्क्वायर कर देता हूं तो वी आर स्क्वायर की वैल्यू आती है वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर एलसीएम भी लोगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 1। अगर मुझे वी आर स्क्वायर वर्सेज एफ स्क्वायर का ग्राफ बनाना हो तो वो किसी एंगल से स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि नीचे भी एफ स्क्वायर, नीचे एफ स्क्वायर है तो ये लीनियर वेरिएशन तो नहीं होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है कि ये ग्राफ से स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। बी ऑप्शन 1 बाय एफ स्क्वायर वर्सेस वी एस स्क्वायर बाय वी आर स्क्वायर। अगर मुझे वी एस बाय वी आर चाहिए, देखो ये वी एस है, आप वी एस स्क्वायर बाय वी आर स्क्वायर यहां से निकाल लो इस इक्वेशन से, बी ऑप्शन यहीं से हो जाएगा। वी एस स्क्वायर ये रहा, वी आर स्क्वायर ये रहा, वी आर स्क्वायर को उधर ले, बाकी मसाले को उधर ले जाओ तो बन गया आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एफ स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, विच इज 1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर आर स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब वो इसके वर्सेस 1 बाय एफ स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाहता है, तो ये बन गया y, ये बन गया b प्लस ये बन गया स्लोप m इंटू एक्स बन गया। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, किनके वर्सेस किसका, vs बाय वी आर का स्क्वायर वर्सेस 1 बाय एफ स्क्वायर। तो vs बाय वी आर का स्क्वायर वर्सेस 1 बाय एफ स्क्वायर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सी 1 बाय एफ स्क्वायर वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर, ये तो है ही, क्योंकि ये तो इसी से ही प्रूव हो जाएगा। कैसे, vs कांस्टेंट है तो vs को आप नीचे ले जाइए तो वी आर स्क्वायर 1 बाय वी आर स्क्वायर भी तो 1 बाय वी आर स्क्वायर भी तो b प्लस एम बाय एफ स्क्वायर टाइप बनेगा। तो इनका 1 बाय वी आर स्क्वायर वर्सेस 1 बाय एफ स्क्वायर का ग्राफ वापस से स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, तो 1 बाय वी आर स्क्वायर वर्सेस 1 बाय एफ स्क्वायर, ये भी सही है। डी ऑप्शन एफ अगेंस्ट दिस वैल्यू। अगर आप इस वैल्यू को जानते हो तो ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस सोर्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर, तो उससे सॉल्व करने पर यही वैल्यू वीसी बन जाएगी। अब ये तो बहुत आसान है, कैसे, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होता है आई आर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है आई एक्ससी, एक्ससी होता है 1 बाय ओमेगा सी, तो ये बन गया 1 बाय ओमेगा सी बन गया, तो आर ओमेगा सी। यानी ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है ये एक्चुअली में आर सी 2 पाई एफ लिखी हुई है। तो अगर मैं एफ वर्सेस इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा जिसका स्लोप 2 पाई आर दे देगा। ये क्वांटिटी पूरी की पूरी 2 पाई आर एफ सी लिखी हुई है, तो एफ वर्सेस इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एफ एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन बनेगी। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर शुड बी बी सी एंड डी, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इनका वेरिएशंस कैसे होगा, कौन किस पर कैसे डिपेंड करेगा और उसके बेसिस पर क्या सिनेरियो बनेगा। तो आंसर इज बी सी एंड डी। इसी के साथ सॉल्यूशंस हमारे समाप्त होते हैं, है ना भाई। तो फटाफट से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यार, और एनएसबी के ऐसे ही बहुत बेहतरीन लेक्चर्स लिए जा रहे हैं। तो अगर आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है तो अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाएं, आपको लैंडिंग पेज इस डिस्क्रिप्शन में मिला होगा, तो उसको फटाफट से ज्वाइन करें और ओलंपियाड की प्रिपरेशन को बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करें। लेट्स क्रैक इट।